हेलो गाइस, कैसे आप लोग? सभी अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू फ्रंटलाइन नर्सिंग क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है माइस्थीनिया ग्रेविस। तो आज हम इस डिजीज कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम डेफिनेशन, कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट पढ़ेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन के साथ। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मायोन्यूरल जंक्शन। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? जब हमारे नर्व्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं मसल्स को, उस एरिया को बोलते हैं दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। वहां पर प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से मसल वीकनेस होगी एंड माइस्थीनिया ग्रेविस होगा। ठीक है। और मायोन्यूरल जंक्शन क्या होता है? जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रही है, वहां पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज मायोन्यूरल जंक्शन। उसकी वजह से क्या होता है? माइस्थीनिया ग्रेविस हो सकता है। यानी कि जब प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को थ्रू साइनेप्स, वहां पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज कॉल्ड मायोन्यूरल जंक्शन। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो सकता है? माइस्थीनिया ग्रेविस, जिसको हम बोलते हैं एमजी। ठीक है, तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिसेंडिंग मसल वीकनेस। इसमें क्या होता है? डिसेंडिंग मसल वीकनेस हो जाती है। यानी सबसे पहले हमारे अपर मसल्स इफेक्ट होंगे, फिर उसके बाद हमारे लोअर लिम्ब्स की तरफ इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डिसेंडिंग मसल में अपर बॉडी से लोअर बॉडी की तरफ मसल वीकनेस स्टार्ट होने लगेगा। दिस इज द कार्डिकल फ्यूचर सिम्टम ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। ठीक है, डिसेंडिंग मसल वीकनेस। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। अब हम पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस, एमजी के कॉजेज। ठीक है, यहां पर एग्जैक्ट कॉजेज अननोन है। इट्स एग्जैक्ट कॉजेज अननोन, यानी कि आइडियोपैथिक है। ठीक है, बट कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहले क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी कि ऑटो इम्यून, हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल्स को क्या करने लगता है? डैमेज करने लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बनाता है हमारा इम्यून सिस्टम, एंड वो हमारे न्यूरॉन्स को इफेक्ट डिस्ट्रॉय कर सकता है, साइनेप्टिक वेसल्स को। यानी कि अगर आपको पता है न्यूरॉन्स के अंदर साइनेप्टिक नोब्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? साइनेप्टिक वेसल्स होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? एसिटाइल कोलिन होता है। ठीक है, जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जब यही एसिटाइल कोलिन हमारे मसल्स में जाता है तब हम मूवमेंट करने लगते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जिनको हम बोलते हैं, वो यही एसिटाइल कोलिन होता है। ठीक है, जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन साइनेप्टिक न्यूरॉन टू अनदर साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, तो यहां पर क्या है? यही एसिटाइल कोलिन जो होता है, जो प्रेजेंट कहां पे? साइनेप्टिक वेसल्स के अंदर। यही एबनॉर्मल एंटीबॉडीज इन साइनेप्टिक वेसल्स को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन कम प्रोड्यूस होता है एंड कम हमारे मसल्स तक पहुंचता है, एंड जिसकी वजह से हमें कम मूवमेंट होती है, यानी कि मसल में वीकनेस आ जाती है, एंड जिसके कारण हमें माइस्थीनिया ग्रेविस हो सकता है। और तरीके से एबनॉर्मल एंटीबॉडीज हमारे न्यूरॉन्स को अफेक्ट कर सकते हैं, दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसेप्टर्स ऑफ एसिटाइल कोलिन। यानी कि अगर एक न्यूरॉन से एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, तो दूसरे न्यूरॉन के अंदर उसके रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि उनको पकड़ने के लिए। अब यहां पर क्या है? एसिटाइल कोलिन तो नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहा है, बट जब वो रिसेप्टर्स के अंदर, यानी कि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर पहुंचते हैं, यानी कि वहां पर रिसेप्टर्स होते हैं उनके, वो क्या करते हैं? ये जो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज हैं, वो उन्हीं रिसेप्टर्स को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्ट्रैक्शन करते हैं, जिसकी वजह से जो ये रिसेप्टर्स होते हैं, ये नॉर्मल अमाउंट में एसिटाइल कोलिन को क्या कैच नहीं कर पाते, ले नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से कम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, यानी कम एसिटाइल कोलिन हमारे मसल्स तक पहुंचते हैं, एंड हमें मसल वीकनेस हो जाती है, एंड कॉज क्या कर सकते हैं? माइस्थीनिया ग्रेविस कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट कॉज माइस्थीनिया ग्रेविस का, दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, अब और भी कुछ मतलब कॉजेस हैं, जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस आल्सो ऑकर ड्यू टू द इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ कोलिनेस्टरेज एंजाइम। यानी कि हमारे न्यूरॉन्स के अंदर कोलिनेस्टरेज एंजाइम होते हैं। ठीक है, यानी कि जो एक्सेसिव अमाउंट, जब बम्बार्डमेंट ऑफ एसिटाइल कोलिन होती है, ठीक है, तो तब हमारा यही कोलिनेस्टरेज एंजाइम
एक्सेसिव एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय करता है, एंड जितना हमें एसिटाइल कोलिन चाहिए उतना ही वो मसल्स तक भेज देता है। यह हमारे न्यूरॉन्स के अंदर होता है कि कोलिनेस्टरेज एंजाइम एक्सेसिव एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय करता है। बट यहां पर क्या होता है, यही कोलिनेस्टरेज एंजाइम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, इसकी सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये हाइपर एक्टिव होता है, एंड जो नॉर्मल अमाउंट में भी एसिटाइल कोलिन आता है वो उसको भी डिस्ट्रॉय करता है, एंड जिसकी वजह से कम सिग्नल जाते हैं हमारे मसल्स की तरफ, एंड वीकनेस हो जाती है हमारे मसल्स की, एंड कॉज क्या करते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस करते हैं। एक और चीज है यहाँ पर, दैट इज थाइमोमा। थाइमोमा क्या होता है, ट्यूमर ऑफ थाइमस ग्लैंड, यानी कि जो थाइमस ग्लैंड होता है हमारे मीडिया सिस्टम में प्रेजेंट होता है, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एबनॉर्मल एंटीबॉडी, जो आपको पता है लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स जो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, तो वो थाइमस में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वही एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बनाने लगते हैं क्योंकि ट्यूमर की वजह से। अब वहां पर क्या होता है, उसकी वजह से यही एबनॉर्मल एंटीबॉडीज हमारे न्यूरॉन्स पे अटैक करते हैं, एंड हमें क्या करते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन हो जाती है। अब और भी कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे जेनेटिक फैक्टर हैं, बहुत रियर होता है ये। फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को ऑटो इम्यून डिजीज है तो अगले पर्सन को भी ऑटो इम्यून डिजीज की कंडीशन हो सकते हैं, जिसकी वजह से माइस्थेनिया ग्रेविस हो सकता है, ठीक है। जैसे अदर ऑटो इम्यून डिजीज लाइक है रूमेटिक अर्थराइटिस है, लूपस है, ठीक है, या थायराइड डिसऑर्डर है, थायराइड ग्लैंड हाइपरथायरोडिज्म या हाइपरथायरोडिज्म हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, माइस्थेनिया ग्रेविस आगे जाके हो सकता है, ठीक है, अगर हम इस ऑटो इम्यून डिजीज को ठीक ना करें, ट्रीट ना करें, ठीक है। ये हो गए कॉजेज ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट सिम्टम जो देखा जाता है दैट इज पिटोसिस। पिटोसिस क्या है, ड्रॉपिंग आईलिड्स। बट ये होता कैसे है, ड्यू टू मसल वीकनेस एंड नमनेस इन फेशियल मसल्स। जो फेशियल मसल्स होते हैं वहां पे सबसे पहले इफेक्ट होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो वीकनेस आ जाते हैं वो फेशियल मसल्स के अंदर वीकनेस आती है। जो वहां पे सबसे पहले जो मसल वीकनेस होते हैं वो हमारे आईलिड की मसल वीकनेस हो जाती है फेशियल मसल्स के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड। ड्रॉपिंग ऑफ आई, ये यूनिलेटरल भी हो सकता है, ये बाइलेटरल भी हो सकता है, मतलब एक ही आंख में हो सकता है या दोनों आंखों में हो सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को जब ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स होती है उसको बोलते हैं पिटोसिस। क्या बोलते हैं, पिटोसिस। तो फर्स्ट सिम्टम ऑफ द माइस्थेनिया ग्रेविस इज पिटोसिस, यानी कि मसल वीकनेस हो जाती है, कहां पे, फेशियल मसल वीकनेस, हमारे आईलिड की सबसे पहली मसल जो होती है जो वीकनेस हो जाती है दैट इज आईलिड की मसल। उसके बाद क्या होता है, मसल वीकनेस ऑफ स्वेलिंग, यानी कि जब हम खाना निगलते हैं यानी कि स्टोमक में चला जाता है, ठीक है, तब जो वहां पर मसल्स काम आते हैं उनकी वीकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिस्फेजिया होता है, यानी कि डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, ठीक है, या डिफिकल्टी ईच, यानी कि स्पीच मसल वीकनेस हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है, जो मसल्स हमें हेल्प करती हैं, यानी कि वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वहां पे जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं वो हेल्प करते हैं हमें स्पीच में, बोलने में। तो तब क्या होता है, यहाँ पर वीकनेस आ जाती है, कहां पे, मसल्स ऑफ स्पीच के अंदर, जिसको हम बोलते हैं डिस्फेसिया, ठीक है, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। यहाँ पर और भी सिम्टम्स है, लाइक अल्टर्ड ब्रीथिंग पैटर्न है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो रही है पेशेंट को माइस्थेनिया ग्रेविस की वजह से, क्योंकि मसल वीकनेस हो गई है। यहाँ पर डायफ्राम भी एक मसल है, ठीक है, वहां पर वीकनेस आ गई है, जिसकी वजह से प्रॉपरली हम इंस्पायरेट एंड एक्सपायरेट नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रीथिंग पैटर्न में भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अल्टर्ड बाउल एंड ब्लैडर फंक्शंस हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इनकंटिन्यूअस बाउल एंड ब्लैडर फंक्शन होगा। यहाँ पर क्या हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, यानी कि पैरालाइज हो सकता है बंदा। उसमें क्या होता है, बोथ अपर लिम्स एंड बोथ लोअर लिम्स क्या हो जाएंगे, पैरालाइज हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं टेट्रा और क्वाड्राप्लेजिया, यानी कि बोथ लोअर लिम्स एंड अपर लिम्स पैरालाइज हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गए सिम्टम्स ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस की बात, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें काफी क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी एंड आपसे वाइवा के अंदर भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डायग्नोसिस क्या है, इसमें सबसे पहली जो बात है, इसके जो हम डायग्नोसिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स पे करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया एग्जांपल है यूनिलेटरल और बाइलेटरल पिटोसिस, जो सबसे पहला सिम्टम होता है, यानी कि ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड
ये सिम्टम देखे जाते हैं। मसल वीकनेस होते हैं, यानी कि डिसेंडिंग मसल वीकनेस हो जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यानी कि डिसेंडिंग मसल वीकनेस हमें किस में मिलता है, देखने को मिलता है, किसमें, माइस्थीनिया ग्रेविस में। ठीक है, एक और टेस्ट यहाँ पर करते हैं, दैट इज आइस पैक टेस्ट। ये आइस पैक टेस्ट क्या होता है, यहाँ पर क्या करते हैं, पेशेंट के आंखों के ऊपर, यानी कि जिसमें पिटोसिस हुआ है, ठीक है, वहां पर क्या करता है, आइस पैक रखते हैं, कितने मिनट के, 2 मिनट के, ठीक है। उसके बाद 2 मिनट के बाद इस आइस पैक को रिमूव किया जाता है एंड पेशेंट को बोलते हैं ओपन योर आइज। इफ अगर पेशेंट मोर देन 2 mm से अपनी आंख खोल रहा है, दैट इंडिकेट्स करता है पॉजिटिव आइस टेस्ट। वो क्या है, पेशेंट को क्या है, माइस्थीनिया ग्रेविस है। क्यों, क्योंकि जो आइस पैक होता है, कोल्ड टेम्परेचर होता है, वो क्या करता है, जो एसिटाइल कोलिन की डिस्ट्रक्शन को रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन जो होता है डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है एंड प्रॉपर अमाउंट में हमारे मसल्स तक पहुंचता है एंड हम हमारी मसल्स प्रॉपरली काम करते हैं। इसीलिए यहाँ पर आइस पैक का टेस्ट करते हैं। एक और टेस्ट यहाँ पर करते हैं, दैट इज टेंसलॉन टेस्ट। इस टेंसलॉन टेस्ट में हम क्या करते हैं, 10 mg टेंसलॉन बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 mg टेंसलॉन आईवी पेशेंट को लगा देते हैं, ठीक है, और मॉनिटर करते हैं 30 to 60 सेकंड्स तक, ठीक है। एंड कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हुई है। अगर कोई भी एडवर्स रिएक्शन नहीं हुई है, यानी कि पेशेंट को टेंसलॉन से कोई भी रिएक्शन नहीं हुई है, तब हम जो रिमेनिंग 8 mg होता है वो हम पेशेंट को लगा देते हैं, ठीक है। जब हम वो पेशेंट को लगा देते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, इंप्रूव हो जाता है मसल टोन। यानी कब तक, 10 से 15 मिनट तक मसल टोन इंक्रीज होता है पेशेंट की। जब हम ये 10 mg टेंसलॉन पेशेंट को लगा देते हैं, उसके बाद हम पेशेंट को कुछ मूवमेंट करने को बोलते हैं, जैसे ओपन एंड क्लोज माउथ, ओपन एंड क्लोज आईज, ओपन एंड क्लोज फिस्ट। फिस्ट क्या होता है, मुट्ठी, यानी कि हाथ खोलो बंद करो, खोलो बंद करो। अगर ये सारे मूवमेंट पेशेंट कर सकता है, दैट इंडिकेट्स कि पेशेंट को क्या है, माइस्थीनिया ग्रेविस है। यानी कि टेंसलॉन ने अपना काम किया, जिसकी वजह से क्या है, ये मूवमेंट कर पा रहा है। वो इंडिकेट करता है पेशेंट के अंदर एसिटाइल कोलिन की डिस्ट्रैक्शन हुई है, जो प्रॉपरली हमारे मसल्स तक नहीं पहुंचती है, जिसकी वजह से हमें मसल वीकनेस हो रही है एंड ये कंफर्म कराता है पेशेंट को क्या है, माइस्थीनिया ग्रेविस। अब यहां पर नोट, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो अभी मैंने बताया था, जो एडवर्स रिएक्शंस को हम चेक करते हैं। अब किस तरह हमें पता चल सकता है कि एडवर्स रिएक्शन हो रही है, ठीक है, उसके सिम्टम्स है कुछ, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले जब भी हम ये टेंसलॉन टेस्ट करते हैं, हमें अवेलेबल होना चाहिए 2 mg एट्रोपिन सल्फेट। ये अभी मैंने बताया, अगर टेंसलॉन का रिएक्शन हुआ है, तब हम क्या, 2 mg एट्रोपिन सल्फेट पेशेंट को आईवी लगा देते हैं, ताकि पेशेंट को कोलर्जेनिक क्राइसिस ना हो, ठीक है। अब ये कोलर्जेनिक क्राइसिस के सिम्टम्स क्या है, अगर यहाँ पर रिएक्शन हुई है टेंसलॉन की वजह से, तो कौन कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इंक्रीज सलाइवेशन, यानी कि सिक्रीशंस इंक्रीज हो जाएंगे सलाइवा की, ठीक है। इंक्रीज टीयरिंग, आंखों से आंसू आने लगेंगे, एब्नॉर्मल क्रैम्प्स आने लगेंगे, नोजिया एंड वोमिटिंग, डायरिया, हाइपोटेंशन हो जाएगा, मियोसिस, यानी कि जो पिपल होता है वो कंस्ट्रक्ट हो, यानी कि कंस्ट्रक्ट होने लगेंगे हमारी आईज, ठीक है। ये है कोलर्जेनिक क्राइसिस, यानी कि टेंसलॉन अगर उसकी रिएक्शंस हो गई है उसकी वजह से, तो ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। तो यहां पर ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम, ठीक है, एडमिनिस्टर करते हैं, कोलर्जेनिक ड्रग्स को एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे एग्जांपल है नियोस्टिगमाइन, पैराडोस्टिगमाइन या टेंसलॉन, ये सारे क्या है, जो ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है यहाँ पे माइस्थीनिया ग्रेविस में, वो क्या होता है, पैराडोस्टिगमाइन। यही कोलर्जेनिक ड्रग्स यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं, किसके अंदर, माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर। ये ड्रग्स क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ एसिटाइल कोलिन एट मायोन्यूरल जंक्शन, यानी कि जो एसिटाइल कोलिन होता है उसका जो अमाउंट होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं, कहां पे, मायोन्यूरल जंक्शन के पास, ताकि इंक्रीज अमाउंट हो जाए, यानी कि नॉर्मल अमाउंट में हमें एसिटाइल कोलिन मिले एंड हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल एसिटाइल कोलिन जाए एंड हम नॉर्मल मूवमेंट कर पाए, ठीक है, यानी कि हमारी मसल के अंदर स्ट्रेंथ रहे। और ड्रग्स देते हैं यहाँ पे हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या
इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। क्यों? ये मैंने पहले ही बताया कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। यहाँ पर क्या है, इम्यून सिस्टम हमारा हाइपर एक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल एंटीबॉडीज वो प्रोड्यूस करने लगता है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देंगे जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेंगे, यानी कि एबनॉर्मल एंटीबॉडीज को नहीं बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल प्रेडनिसोन है या मिथाइल प्रेडनिसोलोन है। ठीक है, ये क्या है, एग्जांपल्स ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। ठीक है, यहाँ पर हम पर एक और चीज करते हैं, दैट इज IVIG। हम क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं इम्यूनोग्लोबिन, यानी कि पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं इम्यूनोग्लोबिन IV। ठीक है, मोस्ट एबेंडेंट जो इम्यूनोग्लोबिन होता है वो कौन सा होता है, IgG इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, अब आप मुझे बोलोगे कि सर अभी तो आपने इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स दे दी, अब आप इम्यूनोग्लोबिन भी दे रहे हो। तो मैं आपको क्लियर करता हूं, यानी कि जब हमने इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स दे दिए, वो क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम जो होता है, ठीक है, उसमें जो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बन रही है उनको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, एंड जो हम इम्यूनोग्लोबिन दे रहे हैं, ठीक है, ये क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है या ब्लॉक कर देता है एबनॉर्मल या हार्मफुल एंटीबॉडीज को। यानी कि अगर हमारे ब्लड के अंदर एबनॉर्मल एंटीबॉडीज काफी ज्यादा है, तो हम यहां से क्या देंगे, हेल्दी इम्यूनोग्लोबिन दे देंगे। ठीक है, यानी कि हेल्दी एंटीबॉडीज दे देंगे, गुड एंटीबॉडीज दे देंगे। वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, या यहां पर ये इम्यूनोग्लोबिन क्या करता है, जो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, उसको ब्लॉक कर देगा, यानी कि उनकी प्रोडक्शन को डिक्रीज करेगा। ठीक है, एंड यही इम्यूनोग्लोबिन हमें दूसरे डिजीज मतलब होने से बचाता है। यानी कि जब हम इम्यूनोसप्रेशन देते हैं, तो ड्रग्स देते हैं, तो पेशेंट मोर प्रोन टू इन्फेक्शन होता है, यानी कि पेशेंट को और भी इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। एक और चीज यहां पर कर सकते हैं, दैट इज प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस करेंगे, यहां पर क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ एबनॉर्मल एंटीबॉडीज, यानी कि जो प्लाज्मा के अंदर एबनॉर्मल एंटीबॉडीज हैं उनको फिल्टर आउट करेंगे। ठीक है, एबनॉर्मल एंटीबॉडीज को बाहर निकालेंगे एंड हेल्दी प्लाज्मा पेशेंट के अंदर फिर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, दैट इज प्लाज्मा फेरेसिस। ये हो गई इसकी मेडिकल मैनेजमेंट। इसमें एक और चीज है, सर्जिकल मैनेजमेंट। मैंने बोला था थाइमोमा, यानी कि ट्यूमर ऑफ थाइमस ग्लैंड। यहां पर क्या है, मैनेजमेंट में थाइमेक्टोमी करते हैं। ठीक है, यानी कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ थाइमस ग्लैंड। यहां पर हम थाइमस ग्लैंड को ही रिमूव करेंगे, यानी कि जो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बोलते हैं ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी कि जो मेन जड़ है, अगर उसकी वजह से हमें डिजीज कंडीशन हो रही है, उसी को बाहर निकाल के फेंक देंगे, बस डिजीज ठीक हो जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, एंटीबॉडीज अब जो लिम्फोसाइट्स बनेंगे वो नहीं बनेंगे, इसकी वजह से पेशेंट को क्या है, मोर प्रोन टू इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए उसको हेल्दी फूड खाना है, या वैसा फूड नहीं खाना है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो, या वैसा एनवायरनमेंट में नहीं रहना है जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, यानी कि हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करके रखना है पेशेंट को। ठीक है, अब हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट की बात। यानी कि यहाँ पर जो फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स है वो क्या रहता है, मॉनिटर क्या करना है, स्वेलिंग एबिलिटीज, यानी कि पेशेंट खाना निकल पाता है कि, यानी कि पेशेंट को डिस्फेजिया तो नहीं है। ठीक है, अगर उसको डिस्फेजिया है देन उसको हम क्या करेंगे, NPO पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर नर्स का दूसरा काम है मेंटेन करना है एयरवेज के, यानी कि एयरवेज को मेंटेन करना है, ऑरल सक्शनिंग करनी है। ठीक है, ताकि एयरवेज मेंटेन रहे एंड पेशेंट को ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स ना हो। एंड यहाँ पर नर्स का काम क्या है, मॉनिटर करना है रेस्पिरेटरी स्टेटस। ठीक है, यानी कि अगर उसकी रेस्पिरेशन ठीक है, नॉर्मल है, तो देन ओके। अगर उसमें डिफिकल्टी हो रही है, डिस्फेनिया हो रहा है, ठीक है, देन हमें पेशेंट को क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है ऑक्सीजन। ठीक है, और क्या यहाँ पर चेक कर सकती है नर्स, ठीक है, कोलर्जेनिक क्राइसिस तो नहीं हो रही है। जब आप ड्रग्स दे रहे हो, टेंसलॉन दे रहे हो, ठीक है, तो वहां पर क्या है, कोलर्जेनिक क्राइसिस तो नहीं है, उनको चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर पेशेंट को फिजियोथेरेपी देनी है। ठीक है, जो मसल की वीकनेस हुए हैं, मसल टोन जो वीकनेस हुए, मसल स्ट्रेंथ जो मतलब नहीं है पेशेंट के अंदर, ठीक है, फिजियोथेरेपी के जरिए हम वो रिगेन करेंगे, यानी मसल टोन एंड मसल स्ट्रेंथ को रिगेन करना थ्रू फिजियोथेरेपी। ये कौन करेगा, नर्स करेगा। ठीक है, यानी कि पेशेंट की इंप्रूव करानी है, क्या, वॉकिंग को इंप्रूव करना है। यहाँ पर एडवाइस करना है पेशेंट को, ठीक है, वो क्या करे, वॉकर का यूज करे, कैनन का या व्हील चेयर का यूज करे। ठीक है, टू प्रिवेंट, किससे, प्रिवेंट फॉल ऑफ इंजुरी, यानी कि पेशेंट को यहाँ पर वीकनेस है लिम्स के अंदर,
सकते हैं लोअर लिम्स के अंदर, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाएगा प्रॉपरली अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर पेशेंट ठीक है फॉल ना हो जाए, इंजरी कोई हो ना जाए, इसीलिए हम एडवाइस करेंगे। ठीक है, वॉकर का यूज कर सकते हैं, ठीक है, व्हील चेयर का कर सकते हैं, कैनन का कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट अच्छे से चल पाएगा। एंड थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करानी है उसकी वॉकिंग की, उसकी वॉकिंग इंप्रूव करानी है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, माइस्थीनिया ग्रेविस। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, सिम्टम्स पढ़े, कॉजेस पढ़े, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पढ़ी, मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ी, सर्जिकल मैनेजमेंट पढ़ी, नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रंटलाइन नर्सिंग क्लासेस। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड में यही बताता हूं, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे उस टॉपिक का नाम बताओ, तो अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे एंड आपको अच्छे से प्रॉपर से समझाने की कोशिश करूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल फ्रंटलाइन नर्सिंग क्लासेस।